नमस्कार। इस व्याख्यान में हम महासागरीय जल की गतियाँ, इसके अंतर्गत महासागर के जल में होने वाले विभिन्न प्रकार के जो मोमेंट हैं उसका अध्ययन करेंगे, ताकि आप लोग ये समझ सकें कि जो ओशन वाटर है वो किस प्रकार से और कितनी टाइप्स की मोमेंट वो करता है और उसके पीछे क्या कारण है। तो आप देखेंगे कि जो समुंदर है वो कभी भी शांत नहीं रहते हैं, उसमें कोई ना कोई मोमेंट बना रहता है। या तो पानी एक ही स्थान पर मोमेंट करता है या वो पानी आगे एक धारा के रूप में प्रवाहित होता है। तो इसके पीछे तापमान, खारापन, घनत्व, सूर्य, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल और वायु की जो फ्रिक्शन फोर्स है ये काम करती हैं। और इस कारण से पानी क्षैतिज दिशा में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या वर्टिकली डायरेक्शन में मूवमेंट करता है। तो महासागरीय जल में पैदा होने वाली जो गतियां हैं वो मूल रूप से तीन प्रकार की होती हैं। एक है सी वेव्स, देन है टाइड और तीसरा है ओशन करंट। तो जो समुद्री जल है वो पवनों के घर्षण के कारण से एक ही स्थान पर ऐसे मूवमेंट करता रहता है, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। तो इसको कहते हैं समुद्री तरंग या वेव। देन आता है समुद्री तरंग के बनने के कारण। तो समुद्र में जो पानी एक ही स्थान पर मूवमेंट करता है या तरंग के रूप में वो मूवमेंट करता है, तो उसके पीछे कारण है वायु। वायु उस पर फोर्स करती है। दूसरा है पवन की बहने की अवधि, की वायु कितनी देर तक बह रही है और वो कितनी स्पीड से बह रही है, और उसकी जो समुंदर है उसका विस्तार कितना है। तो बड़े समुद्रों में ये जो वेव है ये ज़्यादा बनेंगी। जो लैंड लॉक्ड समुंदर हैं उनमें वहाँ पर वायु बाधित हो जाती है। इसी प्रकार से जो महासागरीय जल है, जब इसमें वेव्स आती हैं तो इसका एक भाग ऊंचा होता है जिसे हम क्रिस्ट या सरंग या शीर्ष कहते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है ना, हर एक तरंग का ये वाला हिस्सा जो है ये क्रिस्ट या तरंग सरंग कहलाता है या तरंग शीर्ष कहलाता है। इसके विपरीत जो नीचे का धसा हुआ भाग होता है तो उसको हम तरंग गर्त या तरंग द्रोणी या थ्रो ऑफ द वेव कहते हैं। और इन दो तरंग क्रिस्ट के बीच की यानी यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी है या दो थ्रोट के बीच की जो दूरी है, ये जो है थ्रो के बीच की जो दूरी है, दो गर्तों के बीच की दूरी है, ये वेव लेंथ कहलाएगी। यानी वेव तरंग दैर्ध्य इसको बोलते हैं, तो वेव लेंथ इसको बोला जाएगा। तरंग की ये जो आप देख रहे हैं ना, तो ये तरंग की लंबाई है। जिस पानी हमें एक ही स्थान, हालांकि ये वास्तव में पानी एक ही स्थान पर मूवमेंट कर रहा है, लेकिन हमें वो लगातार आगे की ओर मूव होता दिखाई देगा। तो इसको कहते हैं तरंग की लंबाई, वेव लेंथ इसको कहा जाता है। और एक ही बिंदु पर कितने बार वेव लेंथ या तरंग सरंग या तरंग गर्त आ रहे हैं तो उसको बोला जाता है तरंग काल या आवर्त काल। ठीक है, यानी एक क्रिस्ट से दूसरा क्रिस्ट या एक गर्त से दूसरा गर्त आने के बीच की जो अवधि है, जो टाइमिंग है, वो ऐसा अंतराल कहलाएगा। अब इसको कैसे निकालेंगे कि इसकी गति क्या है, तो तरंग की गति का सूत्र कैसे निकालेंगे। तरंग की जो वेवलेंथ है उसको तरंग के आवर्त काल से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमें उसकी तरंग की गति पता चलेगी। तो एक्चुअली में क्या होता है कि ये जैसे वेवलेंथ आप देख रहे हैं ना, तो ये तरंग सरंग और तरंग ये लगातार पानी ऐसे मूवमेंट करता रहता है और हमें ये पानी लगातार आगे की ओर जाता दिखाई देता है। और तरंग की गति को हम नोट के रूप में मापते हैं। और तरंग आवर्ती यानी एक सेकंड में एक समय अंतराल में दिए गए बिंदु पर कितने बार तरंग की आवर्ती होती है, यानी कितने बार क्रिस्ट या कितने बार थ्रो या गर्त आती है, तो वो उसकी आवर्ती कहलाएगी। इसी प्रकार से बात आती कि पवनों द्वारा उत्पन्न तरंगे कितने प्रकार की होती हैं। तो ये तीन प्रकार की होती हैं। एक को कहते हैं सी, दूसरे को कहते हैं स्वेल यानी महातरंग, और तीसरे को कहते हैं सर्फ। एक होती है प्रलयकारी तरंगे यानी कैटास्ट्रोफिक वेव्स। वे तरंगे जिनकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के कारण से या भूकंप के कारण से होती हैं, और ये प्रलयकारी यानी विनाशकारी होती है, जिनको हम आमतौर पर सुनामी के रूप में जानते हैं।
ठीक है, ये जापानी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है ए ग्रेट हार्बर वेव्स, यानी इसको बोलने में तो सुनामी बोला जाएगा, इसमें जो टी शब्द होता है ये साइलेंट रहता है, तो लिखने में टी सुनामी लिखा जाएगा, बोलने में उच्चारण में सुनामी कहा जाता है। जैसे भारत के जो हिंद महासागर है इसमें 26 जनवरी 2004 को 26 जनवरी नहीं 26 दिसंबर 2004 को सुनामी आई थी। जावा सुमात्रा में भयंकर भूकंप आया, उसके कारण से पूरे इंडियन ओशन में सुनामी आई थी, जिससे कई सारे देशों में बहुत सारे जो जान माल का नुकसान है वो हुआ था। नेक्स्ट आता है कि जो खुले समुंदर हैं उनमें तरंग की लंबाई 100 से 150 किलोमीटर हो सकती है और गति 640 से लेकर 960 प्रति घंटा हो सकती है, लेकिन जब ये तटों पर उथले समुद्र में आती है तो इसकी ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होती है। ठीक है, तो और ये उस समय जब किनारों की ओर आती है तो ये जो सुनामी है ये प्रलयकारी, विनाशकारी और आकस्मिक होती हैं, आएंगी कुछ टाइम के लिए। ठीक है, उसके बाद ये अस्थायी होती हैं और ये खत्म हो जाती है, लेकिन तब तक ये अपनी विनाश लीला दिखा चुकी होती हैं। नेक्स्ट आता है तरंगों का भौगोलिक महत्व। तो ये तरंगे जो हैं आपने पिछले चैप्टरों में भी पढ़ा होगा कि ये अपलटन और निक्षेपण का कार्य करती रहती। इनके कारण से किनारों पर अपलटन यानी इरोजन के कारण से और डिपोजिशन के कारण से अनेक प्रकार के जैसे भृगु या क्लिफ, वेदी या प्लेटफॉर्म, बे या खाड़ी, केव या कंदरा, पुलीन या बीच, लगून या कयाल, इस प्रकार की शतलाकृतियों का निर्माण किनारों पर वेव्स के कारण ही होता है। जैसे आप ये सभी पिक्चर्स के रूप में भी देख सकते हैं कि यहाँ पर अनेक प्रकार के जो लैंडस्केप हैं ये जो समुद्रों में उत्पन्न होने वाली वेव्स हैं उनके कारण पैदा होते हैं। देन है ज्वार भाटा, जिसके ऊपर मैंने आपको अलग से एक वीडियो बना रखी है, आप वहाँ पर देखिए। तो इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से कवर कर देता हूँ। इसके ऊपर पहले ही ऑलरेडी आपके लिए एक अलग से एडिशनल वीडियो बनाई गई है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसको देख लीजिए। तो हम समय बचाते हुए सीधा आगे चलेंगे। देन आता है ओशनिक करंट यानी ओशन करंट, महासागर या धाराएं। महासागर का जल लगातार आगे की ओर जब प्रवाह करता है, लगातार एक वॉल्यूम के रूप में आगे की ओर मूवमेंट करता, तो हम इसे ओशन करंट के रूप में जानते हैं। महासागरीय धारा और तरंग में क्या अंतर है? तरंग में जो होता है वो एक ही स्थान पर पानी मूवमेंट करता है, लेकिन धारा में पानी लगातार आगे की ओर एक वॉल्यूम के रूप में प्रवाहित होता है। और तरंग अपने ही स्थान पर ऊपर नीचे पानी मूवमेंट करता है, स्थान नहीं छोड़ता, लेकिन धारा में जो है पानी एक निश्चित डायरेक्शन में बहता है आगे की ओर, अपना स्थान छोड़ देता है। तरंगों की गति केवल समुद्री सतह तक ही सीमित होती, लेकिन धाराओं की गति जो है वो काफी गहराई तक रहती है। इसी प्रकार से तरंगे किसी भी दिशा या गति में उत्पन्न हो सकती हैं, लेकिन धाराएं सदैव उनकी जो डायरेक्शन है फिक्स होती है। इसी प्रकार से तरंग छोटे या बड़े आकार की हो सकती हैं, लेकिन महासागरीय धाराएं अत्यंत विशाल होती हैं। जो इक्वेटर के पास से उत्पन्न होने वाली धाराएं हैं वो गर्म होती हैं, वार्म करंट कहलाती हैं, और जो पोल की ओर से उत्पन्न होती हैं वो कोल्ड करंट कहलाती हैं। तो इस प्रकार से इनका अलग अलग इंपॉर्टेंस रहता है। देन आता है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के कारण क्या है? तो नंबर 1 कारण है समुद्र के जो जल है उसका अलग अलग गर्म होना। जो इक्वेटर के आसपास हैं डायरेक्टली यानी वर्टिकली सनरेज साल भर लगभग गिरती हैं, और पोल के आसपास वो तिरछी गिरती हैं, तो जिस कारण से दोनों स्थानों पर समुद्र के तापमान, जो जल का तापमान, उसमें वेरिएशन आता है, जिसके कारण से जो गर्म जल है वो थोड़ा सा फैल जाता है और उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, जबकि जो ठंडा पानी है वो थोड़ा सघन होता है, कॉम्पैक्ट होता है और उसकी डेंसिटी अधिक होती है। तो इसलिए जो समुद्रों इक्वेटर के आसपास है वो पानी थोड़ा सा लगभग 8 सेंटीमीटर ऊंचा होता है जो ध्रुवीय क्षेत्र है उसके पानी की तुलना में। तो इसलिए वहाँ पर जो विषम
बनती है, अंतराल आता है, वेरिएशन आता है, उसके कारण से समुद्री जल मूवमेंट करता है। दूसरा होता है प्रचलित पवनें, प्रीवेलिंग विंड्स। तो महासागरीय क्षेत्रों में भी कुछ पवनें निश्चित दिशा में बहती हैं, जैसे ईस्टर्लीज विंड और वेस्टर्लीज विंड, प्रवाह हवाएं और पछवा हवाएं। तो जिस एरिया में प्रवाह हवाएं चलती हैं यानी इक्वेटर से दोनों ही तरफ, तो वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं, तो ये जो समुद्र का पानी उसको पुश करके पश्चिम की ओर ले जाती हैं। जबकि मिड लैटिट्यूड में जो पछवा हवाएं चलती हैं 40 डिग्री 50 डिग्री 60 डिग्री के आसपास, तो वे वहाँ के पानी को लगातार पश्चिम से पूर्व की ओर पुश करती हैं, जिसके कारण से वहाँ पर इस प्रकार की जो धाराएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। इसी प्रकार से तीसरा कारण है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से समुद्र का जो जल है वो उसमें जो प्रभाव पड़ता है मैग्नेट का, इसका अपना चंद्रमा और सूर्य की जो गुरुत्वाकर्षण बल है, इसके कारण से भी धाराओं में मोमेंट होता है। देन होता है कोरियोलिस फोर्स। जैसा कि आपने विंड में पढ़ा था कि जब जो ध्रुवों से पोल की ओर या दोनों ही ध्रुवों से पोल से इक्वेटर की ओर हवाएं आती हैं, तो वे अपनी डायरेक्शन से नॉर्थ हेमिस्फीयर में ईस्ट की ओर और साउथ हेमिस्फीयर में अपनी डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड की ओर मूव करती हैं। जब वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में होंगी तो अपनी डायरेक्शन के राइट साइड को, और जब साउथ हेमिस्फीयर से आएंगी तो अपनी डायरेक्शन से लेफ्ट हैंड की ओर मूव करेंगी। तो इस कारण से भी वहाँ पर समुद्रों के अंदर भी ये विक्षेपण जो महासागरीय धाराएं हैं उनके ऊपर लगता है और उनकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि अटलांटिक महासागर में जो गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा है वो पृथ्वी की दैनिक गति के कारण से ही दक्षिण की ओर मुड़कर कनरी की धारा के रूप में बन जाती है, उसका रूप ले लेती है। इसी प्रकार से लवणता में अंतर। तो जो खारा पानी है उसमें लवणता अधिक होती है, सैलिनिटी अधिक होती है ब्राकिस वाटर में, और वो भारी होकर नीचे बैठ जाता है। इसी प्रकार से जो मीठा पानी होता है उसमें लवणता कम होती है, तो दोनों के पानी में वेरिएशन आएगा, तो इस कारण से भी मोमेंट उत्पन्न होता है। जैसे भूमध्य सागर के जल की लवणता अटलांटिक महासागर के जल की लवणता से अधिक है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जल की धारा अटलांटिक महासागर से मेडिटेरेनियन सी की ओर, भूमध्य सागर की ओर चलती है। इसी प्रकार से देन है वाष्पीकरण। अब वाष्पीकरण क्या करेगा, जिन एरिया में सूर्य का प्रकाश ज़्यादा गिरेगा, पानी ज़्यादा वाष्पीकृत होगा, ज़्यादा इवापोरेटेड होगा, तो वहाँ पर पानी तो वाष्प बन के उड़ जाएगा। जो मीठा हिस्सा है, जो सैलिनिटी है, खारापन है, लवणता है, वो वहाँ समुद्रों में ही रह जाएगी, जिसके कारण से ऊपर वाला टॉपिक ही काम आएगा कि वहाँ पर लवणता इंक्रीज होगी। लवणता इंक्रीज होगी तो समुद्र का पानी खारापन हो जाएगा उसमें, और वो भारी होकर नीचे की ओर बैठ जाएगा। तो इसके लिए फिर दूसरे स्थान पर जहाँ कम खारा पानी है वो इसकी ओर मूवमेंट करना शुरू कर देगा। देन आता है तटों की आकृति। तो जिन तटों पर जब समुद्र की धाराएं किनारों पर पहुंचती है तो किनारे की आकृति कैसी है, उससे टकराकर भी उसकी गति कम या ज़्यादा हो सकती है या उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और इसी प्रकार से जैसे एक एग्जाम्पल दूं, जो ये तटों की आकृति है, जैसे जब इक्वेटर के दोनों ही तरफ, इक्वेटर से नॉर्थ में और इक्वेटर से साउथ में, जब प्रवाह हवाओं के बल पर जो इक्वेटोरियल करंट है पश्चिम की ओर जाती है, और जब वो ब्राज़ील के तट से टकराती है या दक्षिण अमेरिका के तट से टकराती है, तो वहाँ पर जाकर तट के आकार के कारण ही वो दोनों डायरेक्शन में मूव हो जाती है। देन आता है नीतल का आकार। तो महासागर का जो सरफेस है नीचे, जिसको आपने कॉन्टिनेंटल शेल्फ या स्लोप या जो महाद्वीपीय महासागरीय मैदान है उनके रूप में आपने पिछले अध्यायों में इसको अध्ययन किया है, तो उस आधार पर आप देखेंगे कि जिन जो महासागरीय धाराएं हैं उसमें परिवर्तन लाने में महासागरीय तलहटी का भी काफ़ी रोल रहता है। वहाँ का ऊंचावच, वो जो जलमग्न कटक्कें होती हैं, वो वहाँ के जो महासागरीय जल के मोमेंट है उसमें चेंज लाती हैं। इसी कारण से ग्रीनलैंड और स्टॉकटन के बीच जो जलमग्न कटक है वो ध्रुवीय जल को अटलांटिक महासागर में आने से रोक देती हैं, तो वहाँ पर वो एक प्रकार से बाधा उत्पन्न करती हैं। तो ये एक आपके लिए
एग्जाम्पल है। देन आता है महासागरीय धाराओं के टाइप्स। तो महासागरीय धाराओं को हम तापमान के आधार पर दो हिस्सों में बांट लेंगे। नंबर 1 वार्म करंट, सेकंड वन इज कोल्ड करंट। इक्वेटर के आसपास जितनी भी ओशन करंट उत्पन्न होती हैं वो सब वार्म करंट होती हैं, गर्म जल की धाराएं होती हैं। पोल के आसपास जितनी भी धाराएं उत्पन्न होती हैं वो सब कोल्ड करंट रहती हैं, ठंडे जल की धाराएं रहती हैं। फिर जो गर्म जल की धाराएं हैं वो जहाँ पर बहती हैं और जिन तटों से वो टकराती हैं तो वहाँ पर वो गर्म प्रभाव ही रखती हैं, क्योंकि उसके जो पानी में जो टेम्परेचर है उसका प्रभाव आसपास की वायुमंडलीय गतिविधियों पर पड़ता है। ठंडे जल की धाराएं जो है वो समुद्र जो उनके किनारे हैं या वहाँ पर प्रचलित हवाएं हैं उनके टेम्परेचर को गिरा देती हैं। महासागरीय जो धाराएं हैं मेजर ओशन करंट हैं। आओ अब इसका अध्ययन करते हैं कि किस समुद्र में कौन सी धाराएं बहती हैं। उत्तरी प्रशांत महासागर, ये है नॉर्थ पैसिफिक ओशन। इसमें जो धाराएं हैं, नंबर 1 तो आप पढ़ेंगे यहाँ पर इक्वेटोरियल करंट जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। दूसरा होता है जो इसमें जब ये धारा इधर प्रवाहित होकर और जापान के पास यहाँ पर जो समुद्र है जिसे हम दक्षिण चीन सागर के नाम से भी जानते हैं, तो यहाँ पर ये तटों से टकराकर पूर्व की ओर यानी अपनी डायरेक्शन के राइट साइड की ओर मुड़ जाती है और यहाँ पर ये क्यूरोसियो करंट के रूप में प्रवाहित होती है जो गर्म जल की धारा रहती है। इसी प्रकार से यहाँ जो ये रसिया का पूर्वी भाग है जहाँ पर कमचटका प्रायद्वीप है, इसके पास से ठंडी जल की धारा आती है जिसे हम ओयोसियो की धारा बोलते हैं। और जहाँ पर ये दोनों ही धाराएं मिलती हैं जापान के पूर्वी तट के पास, गर्म जल की क्यूरोसियो धारा और ठंडे जल की ओयोसियो जल धारा, तो यहाँ पर प्लैंकटन समुद्र में बहुत ज़्यादा बनता है, इसलिए यहाँ पर मछली उत्पादन का केंद्र ये प्राकृतिक रूप से बन जाता है। इसी प्रकार से एक जल की धारा यहाँ पर बहती है जो अलास्का के दक्षिण की ओर, अलास्का के दक्षिण में बहती है, जो ठंडे जल की धारा रहती है नॉर्मली, ठीक है। तो और इसी प्रकार से एक यहाँ पर जब ये जो नॉर्थ पैसिफिक गिरेल बनता है, तो जब ये पानी पूर्व की ओर पहुँचता है, वापिस अमेरिका के पश्चिमी तट से टकराता है, तो यहाँ पर ये कैलिफोर्निया करंट के रूप में एक ठंडे जल की धारा बन जाती है। तो ये है उत्तर प्रशांत महासागर की धाराएं। देन तो ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, तो आप यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं। तो ये आप पढ़ लीजिए, ऑलरेडी मैं आपको ये सब मैंने एक्सप्लेन ही कर दिया एक बार में। देन आता दक्षिण जो पैसिफिक ओशन है उसकी करंट्स। तो एक धारा तो यहाँ पर बहती है इक्वेटोरियल करंट के रूप में, जो लगातार यहाँ पर प्रवाहित होती है इक्वेटर के साउथ में, जिसे हम दक्षिण विषुवतीय गर्म जल की धारा कहते हैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराकर ये दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ठीक है। देन आता है इसका जो साउथ पैसिफिक ओशन है, यहाँ पर एक ग्रेल बनता है, जिसके कारण से यहाँ क्या होता है, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण में जो रोरिंग फोर्टीज या 50s हैं, तो ये यानी यहाँ पर गरजती 40, प्रचंड 50 और सीखती 60, ये हवाएं हैं जो अलग अलग लैटिट्यूड पर प्रवाहित होती हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। तो यहाँ के कारण से ये पानी फिर जो है पूर्व की ओर बहता है, और यहाँ पर ये जब पानी पूर्व की ओर बहता है तो यहाँ ये जो दक्षिण अमेरिका है इसके पूर्वी तट के पास ये ठंडे जल की धारा के रूप में बहता है, जिसको हम पेरुवियन करंट के नाम से जानते हैं। इस जलधारा को हम हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं, क्योंकि हम्बोल्ट नामक विद्वान ने इसको सबसे पहली बार आइडेंटिफाई किया था। और इस वाली ओशन करंट का एक ड्रामेटिक चेंज आता है हर 3 से 4 साल में, तीसरे या चौथे साल में एक बार ये जो पानी है ठंडे जल की धारा से ये गर्म जल की धारा में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं अल नीनो। और उसके कारण से पूरे के पूरे जो खासकर मानसून एरिया है या साउथ वेस्ट जो मानसून आती है उसकी जो एक्यूरेसी है उसको ये प्रभावित करती है, और उसी के कारण से फिर मानसून का बनना और बिगड़ना लगभग वो
तय होता है। तो ये आप इसको यहाँ पर भी पढ़ सकते हैं। देन आता है उत्तरी अटलांटिक महासागरीय जल की धाराएं। उत्तरी अटलांटिक महासागर में नंबर 1 आता है भूमध्य रेखीय जो धारा है, ये यहाँ पर इक्वेटोरियल जो करंट है ये बहती है और यहाँ पर अमेरिका के पूर्वी तट पर टकराकर ये पूर्व की ओर मुड़ती है, जिसको हम यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम के रूप से जानते हैं। और ये पूरे के पूरे यूरोप तक ये आगे प्रवाहित होती है और अटलांटिक महासागर में यूरोप के आसपास ये गर्म जल की धारा जो गल्फ स्ट्रीम है ये समुद्रों को सर्दियों में भी नहीं जमने देती है। इसी धारा का एक भाग कोरियोलिस फोर्स के प्रभाव से दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और अफ्रीका महाद्वीप के पश्चिम में कनरी द्वीप के पास ठंडे जल की धारा के रूप में प्रवाहित होता है, जिसे हम कनरी करंट के रूप में जानते हैं। यदि हम इक्वेटर से दक्षिण की ओर बात करें तो यहाँ पर भी एक जल धारा है जो इक्वेटोरियल करंट के रूप में प्रवाहित होती है पश्चिम की ओर और ब्राज़ील के तट से टकराकर ये 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। एक जल धारा दक्षिण की ओर मुड़ जाती है जिसे हम ब्राज़ील की धारा कहते हैं और दूसरी धारा जो है वो इधर कैरेबियन द्वीप की ओर बहती है। फिर आगे जाकर ये जल धारा जो है पछुआ हवाओं के प्रभाव से पूर्व की ओर मुड़ जाती है और ठंडे एरिया से वापिस इक्वेटर की ओर आती है और बेंगुएला जल धारा के रूप में गर्म जल की धारा कहलाती है। तो इनकी आगे डिटेल भी आएगी जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इनको आप ये पढ़ लीजिए, यहाँ पर पॉज करिए वीडियो को और इनको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर एक जो फ्लोरिडा की धारा है ना, यहीं पर जो बरमुंडा ट्रायंगल आप पढ़ते हैं तो वो वाला हिस्सा यहीं पर है, इस वाली बेल्ट में यहाँ पर। तो इनको आप पढ़ सकते हैं। ये मैंने आपको ऑलरेडी एक ही साथ सब बता दिया, तो मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद इसको एक बार स्टडी कर लें। हाँ, ये बता देता हूँ कि यहाँ पर इम्पोर्टेंट टॉपिक ये रहेगा कि जहाँ गल्फ स्ट्रीम है, जो इधर से गल्फ स्ट्रीम आई यानी इक्वेटोरियल जो करंट है वो जब अमेरिका से टकराती है तो ये पूर्व की ओर मुड़ती है, तो गल्फ स्ट्रीम है। इधर जो कनाडा है और ग्रीनलैंड है, इनके बीच में यहाँ पर एक द्वीप है जिसका नाम है लेब्राडोर। तो लेब्राडोर के पास से पोल से दक्षिण की ओर एक जल धारा आती है जिसको हम ठंडे जल की धारा कहते हैं और यहाँ पर गल्फ स्ट्रीम और ठंडे जल की धारा लेब्राडोर की करंट वो मिलती हैं और यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्लैंकटन बनता है। इसीलिए यहाँ पर दुनिया के सबसे प्रमुख मत्स्य क्षेत्र जिनको हम ग्रांड बैंक के रूप में जानते हैं, ग्रांड बैंक है, डागर बैंक है, तो ये प्रमुख एरिया यहाँ पर विकसित हुए हैं। और यहाँ पर मछलियों के लिए प्लैंकटन एक प्रकार की काई होती है जो गर्म जल की धारा और ठंडे जल की जल धारा जहाँ पर मिलती है वहाँ पर वो आइडियल कंडीशन होती है। तो ये एक प्रकार की वेजिटेशन है जिनको मछलियाँ खाती हैं, तो यहाँ पर मछलियाँ बहुत ज़्यादा पनपती हैं। तो ये यहाँ पर मछलियाँ पकड़ने का काम सबसे ज़्यादा यहाँ पर रहता है। तो ये आप साउथ में देख सकते हैं कि ये एक जो साउथ इक्वेटोरियल करंट थी वो यहाँ पर प्रवाहित होती है और ब्राज़ील से टकराकर ये यहाँ पर ब्राज़ीलियन करंट कहलाती है, गर्म जल की धारा। लेकिन जब ये दक्षिण की ओर पहुँचती है तो यहाँ पर टेम्परेचर डाउन रहता है, तो ये पानी ठंडा होकर पूर्व की ओर प्रवाहित होता है और अफ्रीका के पश्चिमी तट पर ये जल धारा जो है मिलती है जिसको हम बेंगुएला करंट के रूप में जानते हैं। तो ये इसको आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इसको आप वीडियो को पॉज करिए और इसको डिटेल में आप यहाँ पर पढ़िए। देन आता है हिंद महासागर की धारा। हिंद महासागर की धारा की डिटेल अगर आपने यहाँ पर पढ़नी है तो यहाँ से पढ़िए, मैं आपको कोशिश करता हूँ चित्र से सीधा एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये हिंद महासागर की धाराएं हैं जो समय के साथ साथ चेंज होती हैं। तो ये देखिए हिंद महासागर की धाराएं, ये है इंडियन ओशन। अब इंडियन ओशन में जो धाराएं हैं ये आपका इक्वेटर है, तो इक्वेटर के पास तो यहाँ पर ये इक्वेटोरियल करंट कहलाएगी, नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट। और जब ये यहाँ पर अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराकर और नॉर्थ की ओर मुड़ती हैं तो इसको बोलते हैं सोमालियन करंट। तो सोमालिया आइलैंड है, सोमालिया यहाँ पर एक देश है जिसके कारण से इसको सोमालियन करंट कहते हैं।
और ये अरेबियन सी में फिर भारत के पास में भी ये भारत के पश्चिमी तट पर ये बहती हैं। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पर एक ग्रेल बन जाता है, तो जिसमें जो बे ऑफ बंगाल में भी यहाँ पर ये मूवमेंट करती रहती हैं। इसी प्रकार से एक जो ओशन करंट है जो इक्वेटर के साउथ में बहती हैं, और ये जब अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराती हैं तो यहाँ पर मेडागास्कर और अफ्रीका के बीच से ये प्रवाहित होती है, और यहाँ पर अगुलहास द्वीप के पास ये प्रवाहित होती है, इसलिए इसको अगुलहास करंट कहते हैं। और आगे जाकर ये फिर पूर्व की ओर मुड़ जाती हैं और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी तट के पास ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलियन करंट के रूप में बहती हैं। तो ये हिंद महासागर की धाराओं का प्रभाव क्या होगा कि ये तापमान को इफेक्ट करती हैं, समुद्र प्लैंकटन का निर्माण करती हैं, इसके अलावा समुद्रों को जमने नहीं देती हैं, और जो बंदरगाहें होती हैं वहाँ तक ये पानी को पहुँचा देती हैं। तो ये इनका प्रभाव है, और इनके कारण से जो आइसबर्ग हैं वो भी दूर दूर तक तैर कर चले जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था आपका व्याख्यान। इससे ओशन करंट से संबंधित आप कुछ क्वेश्चनों के आंसर भी अपने आप को रीचेक करने के लिए कर सकते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।